नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक यादव बीड़ावादी V2 के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फिजिक्स का 7वां चैप्टर, क्लास 10 फिजिक्स का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक करंट। उसमें पहली हेडिंग है विद्युत आवेश किसे कहते हैं। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? पहले तो हम ये जानेंगे। देखिए, हम अगर कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं, रेशम पर रगड़ेंगे तो कांच का छड़ जो है वो धनावेशित हो जाता है। धनावेशित कहने का मतलब ये है कि कांच की छड़ में जो इलेक्ट्रॉन था पहले से, क्योंकि सभी परमाणु, जितने भी परमाणु हैं सभी में देखिए उसके नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और उसके बाहर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जब हम किसी दूसरे पदार्थ से इनको रगड़ते हैं एक दूसरे को आपस में, तो क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉन जो होता है या जो पदार्थ धनावेशित हो जाता है उनका इलेक्ट्रॉन जो होता है निकल के जिस पदार्थ अगले पदार्थ से रगड़ते हैं उस पदार्थ में चला जाता है। तो ये धनावेशित माना जाता है और ऋणावेशित माना जाता है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से आवेश का आदान प्रदान हो रहा है। आवेश के आदान प्रदान में हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ से निकल के उस पदार्थ में जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, धनावेश हो जाता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और रगड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन को माइनस से लिखा जाता है और रगड़ने के बाद उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन में कमी होती है तो उस पदार्थ में धनावेश आता है। ठीक, अब आगे क्या होता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन, कोई पदार्थ में 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन किसी से और ले लिया, चाहे वो रगड़ने के माध्यम से ले ले, चाहे चालकता के माध्यम से ले ले, किसी भी माध्यम से, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन और लेता है उसके पास कितना जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन लेता है। इसका मतलब है कि जो अगला पदार्थ और 2 पदार्थ दोनों को रगड़ रहे थे, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पदार्थ में गया 2 इलेक्ट्रॉन, इस पदार्थ से निकल के इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गया। इसका मतलब इस पे 2 धनावेश है, इस पे 2 ऋणावेश आया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जा रहा है। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पे धनावेश आता है और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उस पे ऋणावेश आता है। तो देखिए, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं किस तरह से, अगर पेपर में आ गया कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसका फार्मूला लिखिए, संक्षेप में समझाइए, तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए, कहेंगे विद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो आप पहले तो ये जरूर बताएंगे कि प्रत्येक पदार्थ के परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, ये तो आप जरूर कहेंगे, क्योंकि पूरे पृथ्वी, चाहे पूरा पदार्थ, पूरे ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ हो, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो आप पहली लाइन कह दिए विद्युत आवेश में कि प्रत्येक पदार्थ के परमाणु, क्योंकि परमाणु से मिलकर पदार्थ बनता है, तो उसके परमाणु की बात करेंगे, कहेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। फिर आगे देखिए परिभाषा में क्या है, हमने आज आप लोगों के लिए इसलिए लिख दिया ताकि आप लोगों को फिगर बनाने में आसानी हो, अन्यथा हम यहाँ पर कुछ लिखते नहीं, डायरेक्ट आप लोगों को बता देते। देखिए क्या है, जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि या कमी हो जाती है तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ का यह गुण विद्युत आवेश कहलाता है। तो क्या है, जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है, जैसे हमने बात किया है, उदाहरण के तौर पर लेंगे, उदाहरण से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप जरूर 100% बता दे, आप जरूर कभी भी पेपर में आ जाएगा, आप कभी भी भूलेंगे नहीं, आसानी से लिख लेंगे। तो देखिए, अगर आप कांच का एक टुकड़ा लिए थे और रेशम के कपड़े पर रगड़ रहे थे, तो कांच की छड़ पर क्या आया था, धनावेश आया था। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी या वृद्धि हो रही है नहीं, कि मान लीजिए उसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम में चला गया। यहाँ पर फिगर की सहायता समझने की कोशिश करेंगे तो शायद अच्छा समझ में आए। ये मान लीजिए रेशम का कोई कपड़ा है, ये क्या है, रेशम है, और ये क्या है, कांच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन थे, इनको आपस में रगड़ा गया और इस पर भी कुछ 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, इनको आपस में रगड़ने के बाद इसका 2 इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। तो यानी जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उतना इस पे धनावेश होता है, प्लस प्लस, इस पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, 2 गया। तो देखिए क्या हो रहा है, परिभाषा वही तो कह रहा है, जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी या वृद्धि होती है, देखिए इसमें कमी हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रहा है, कमी या वृद्धि होती है, तो उस पदार्थ
में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। देखिए अब इस कांच की छड़ को छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो ये छोटे छोटे तिनके या टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है उनको, चुंबक की तरह व्यवहार करता है, चुंबकीय प्रभाव हो जाता है। तो चुंबकीय एवं विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन इनमें से इनमें चला जाता है या इनमें अधिक हो जाता है, इनमें कम हो जाता है। तो एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ का यह गुण विद्युत आवेश कहलाता है। इतना आप लोग समझ गए। इसका फार्मूला होता है Q = Na। इसके आगे थोड़ा सा मैटर बढ़ा देते हैं। आप कहेंगे कि आवेश का मतलब कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। कूलाम को बड़े सी से लिखते हैं, हिंदी में कूलाम सभी लोग जानते होंगे शायद, कूलाम हो गया, ठीक। तो विद्युत आवेश का मतलब कूलाम होता है। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक। अब आगे बात करेंगे कि फार्मूला Q = Ne, ठीक। उसके बाद कहेंगे देखिए Q इसमें क्या है? आवेश है, विद्युत आवेश। आगे कहा है N, इलेक्ट्रॉन की संख्या को N बोलते हैं। जितनी संख्या इस पदार्थ से दूसरे पदार्थ, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाती है, उसी को क्या कहते हैं? N कहते हैं। जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन जाता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या N, इस्तेमाल N। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश को E से लिखते हैं, यही कहीं पर लिखे गए। देखिए E को इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कहते हैं, और E का मान होता है, E का मान जो होता है 1.6 × 10⁻⁰ होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁰, ठीक। तो ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है एक फार्मूला, इसको आप गिनते चलिए, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते समय इसका उपयोग होगा, अत्यंत आवश्यक, ठीक है। तो यहाँ पर Q = यानी आ गया आवेश, यानी कि आवेश = जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणित आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक। तो E = क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁹। अब आगे बात करेंगे कि विद्युत आवेश के प्रकार। तो कहेंगे विद्युत आवेश के निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। कहेंगे धनावेश किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देखिए अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 थे। रगड़ने के बाद क्या हो गए? 2 कम हो गए। क्या हो गए? 2 कम हो गए। तो वही कहेंगे जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है तो वह पदार्थ धनावेशित हो जाता है। कैसा हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार धनावेशित हो जाता है। उदाहरण में आप बता देंगे कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है, जिसकी वजह से कांच पर धनावेश आ जाता है, ठीक। कांच धनावेश हो जाता है। उसके बाद अगला हमारे ऋणावेश किसे कहते हैं? कहेंगे जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो। क्या हो? वृद्धि हो। पहले 2 था, रगड़ने के बाद क्या हो गया? 4। ये आपको एक परिभाषा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आप भूल ना पाए कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर इसमें चला गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या वृद्धि हो रही है। तो वही कहते हैं जब किसी पदार्थ की इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है तो पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। उदाहरण बता दें कि एक ही उदाहरण बता सकते हैं कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाता है, जिसकी वजह से रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, ठीक। अब हम आगे बात करेंगे दूसरी हेडिंग। अगली हेडिंग है विद्युत धारा। देखिए हम सिर्फ इसे फार्मूला की सहायता से निकालेंगे, रटने की जरूरत नहीं है। क्या है? I = Q/T, ठीक। I को बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। सिर्फ हम कहते हैं फिगर और फार्मूला को रटेंगे, परिभाषा नहीं रटेंगे। फार्मूला को रटेंगे तो सवाल भी हल करने में आसानी होगी, प्रश्न न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी, और परिभाषा भी बनाने में आसानी होगी। परिभाषा रटेंगे उससे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहां पर हो जाता है आवेश, और टी का मतलब होता है समय। क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। और ये जो बटे लिखा है इसे बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं? दर, ठीक। अब देखिए विद्युत धारा की परिभाषा क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, आवेश मान लीजिए कोई चालक तार है,
ठीक, इसमें आवेश है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आवेश प्रवाह की दर को, ये आवेश क्यों हो गया, प्रवाह की दर, मतलब कि जैसे देखिए आवेश जो है किसी चालक तार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो रटेंगे नहीं, इसे समझेंगे। एक चालक तार हो गया, इसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो रहा है, और कितने समय प्रवाहित हो रहा है, समय भी लिखना पड़ता है, कितने समय प्रवाहित हो रहा है। इसलिए कहेंगे किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर, दर मतलब होता है बटे टी, की दर को, समय दर को क्या कहते हैं, टी। जब समय बटे में रहता है तो ऊपर वाली राशि का कहते हैं की दर को। तो कहेंगे जब किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब देखिए आगे क्या कहेंगे, विद्युत धारा का मात्रक, क्यों, देखिए थोड़ी सी हम आपको परेशानी लो, इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ मात्रक लिख दिए। देखिए क्यू को बोलते हैं आवेश, आवेश का मात्रक कूलम होता है। टी को बोलते हैं समय, समय का मात्रक सेकंड होता है। भी इसमें हो गया विभवांतर और विभव, दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। डब्ल्यू जो है वो जूल है, डब्ल्यू कार्य, कार्य का मात्रक जूल होता है। आर प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आई, आई विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। तो आप देखिए थोड़ा सा परिभाषा बता दिए, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी लाइन, तीसरी लाइन कहेंगे कि विद्युत धारा का मात्रक, एक तो आपको पता है विद्युत धारा आई का मात्रक एम्पीयर होता है, रट लिए, इतना आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें कोई मतलब फिगर या फार्मूला लगा के हम कहे कि याद कर लेते, याद करने योग्य नहीं है, इसे रटना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो कहेंगे विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है, सिंपल। फिर कहेंगे या आगे काम देंगे, का देंगे क्यू का मात्रक क्या होता है, क्यू का मात्रक कूलम, सी बटे समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलम प्रति सेकेंड या एम्पीयर होता है। इतना चीज आप कर दिए, ठीक। अब आगे से में अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा कर सकते हैं। देखिए इसे नापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर को अभी देखिए, अभी आपको पता नहीं होगा श्रेणी क्रम क्या होता है, ठीक है, समांतर क्रम क्या होता है। अभी हम आप लोगों को आगे इतनी आसानी से बताएंगे कि श्रेणी क्रम को कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम को कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अभी आप इतना जानिए कि विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक, और इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक। आगे कहेंगे यदि एकांक आवेश को यानी Q = 1, एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए 1 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। किसी एकांक आवेश को किसी चालक तार में प्रवाहित करने के लिए 1 सेकंड का समय, किसी चालक तार में प्रवाहित होने के लिए 1 सेकंड लगे तो उस चालक तार की विद्युत धारा 1 एम्पीयर होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आई छोड़, जब Q का मान 1 हो गया बटे T का मान 1 हो गया तो I का मान क्या है, 1 एम्पीयर कर दीजिए, जाए कर दीजिए 1 कूलम प्रति सेकंड। इसका मात्रक तो लिखेंगे जरूर, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, क्या कहेंगे कि यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, उल्टा सीधा कुछ भी कर सकते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में, T का मान क्या है, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश Q प्रवाहित हो रहा हो तो उस विद्युत परिपथ की विद्युत धारा 1 एम्पीयर होगी। I का मान क्या होगा, 1 एम्पीयर होगा। अब कहेंगे एम्पीयर का छोटा मात्रक, एम्पीयर एक होता है मिली एम्पीयर, एक होता है माइक्रो एम्पीयर, ठीक है। विद्युत धारा का दो अन्य विद्युत धारा का छोटा मात्रक क्या क्या है, एक क्या है मिली एम्पीयर, 1 मिली एम्पीयर। ये देखिए कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, 1 माइक्रो एम्पीयर। ऐसा नहीं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी सवाल में आ जाएगा कि 1 माइक्रो एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसे एम्पीयर बदलेंगे, ऐसा नहीं कि माइक्रो एम्पीयर में हल करेंगे, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पीयर विद्युत धारा के अन्य छोटे मात्रक में 1 मिली एम्पीयर और माइक्रो एम्पीयर। तो 1 मिली एम्पीयर बराबर होता है 10 की घात -3 एम्पीयर। क्या होता है, -3 एम्पीयर। और 1 माइक्रो एम्पीयर बराबर होता है 10 की घात -6 एम्पीयर, -6 एम्पीयर। तो विद्युत धारा का सबसे छोटा मात्रक, इन दोनों में सबसे छोटा मात्रक है माइक्रो एम्पीयर, 10 की घात -6, ठीक। अब देखिए इतना समझ में आ गया होगा कि किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
विद्युत धारा को कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। ठीक, उसके आगे कहेंगे कि विद्युत धारा का अन्य छोटा मात्रक मिली एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर है। कहेंगे 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर। फिर कहेंगे कि यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो उस चालक तार की विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी। और देखिए फिर कहेंगे कि विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर को परिपथ के या सर्किट के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देखिए इसमें कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो ये कंपटीशन में आता है कि आवेश का मात्रक क्या है, कूलम, सिंपल सा प्रश्न था। उसके बाद आता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एक तो एम्पियर होता है, दूसरा कूलम प्रति सेकंड होता है। 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न पूछता है कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना, 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर। 4 प्रश्न हो गए। उसके बाद 5वां प्रश्न आता है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वो क्या है हमारा अमीटर। क्या है? अमीटर। याद करेंगे इसको। फिर पूछता है कि अमीटर को परिपथ के या सर्किट के किस क्रम में जोड़ते हैं, तो परिपथ के साथ अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, आगे दूसरी हेडिंग हमारी है, तीसरी हेडिंग है विद्युत विभव। देखिए विद्युत विभव को समझने के लिए पहले फार्मूला और फिगर समझेंगे। देखिए फार्मूला होता है V = W/Q, यानी कि V बराबर विद्युत विभव बराबर कार्य बटे समय। क्या होता है? कार्य। W को क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप लोगों को लिखे थे जो कि भी मिटा दिए हैं। तो W को कार्य बोलते हैं, Q को आवेश बोलते हैं। तो विद्युत विभव बराबर कार्य बटे समय, कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। अब देखिए क्या कहते हैं कि मान लीजिए कोई आवेश अनंत पर रखा है, कोई आवेश अनंत पर रखा है और उस आवेश का मान 1 कूलम। देखिए Q क्या है? आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है? कूलम। तो कहेंगे एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश मतलब Q का मान 1 होगा और धन आवेश क्या होगा? कैसा आवेश है? धन आवेश। कहां से लेके आ रहे हैं? अनंत से विद्युत क्षेत्र के। मान लीजिए कोई, देखिए आप जब लाइट की बात कर रहे हैं, करंट की बात किया जा रहा है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र, मान लीजिए कोई हमारे विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि अब देखिए फार्मूला समझने की कोशिश करेंगे। अगर Q का मान 1 हो जाएगा, V = W/1, तो A का कोई महत्व नहीं रहता है, तो V = W हो जाता है। तो यानी किया गया कार्य ही क्या हो जाता है? विद्युत विभव हो जाता है। समझने की कोशिश करेंगे, किया गया कार्य क्या हो जाएगा? विद्युत विभव। इसलिए क्या कहते हैं, कहेंगे देखिए विद्युत विभव किसे कहते हैं? कहेंगे एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, कैसा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र, ताकि आप लोगों को समझ में आए। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ऐसे में देखिए कितना सिंपल सी परिभाषा निकालना है, यानी कि इस आवेश को जो है अनंत पर कहीं पर है, उसे हमें कहां पर लाना है? विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक ला रहे हैं। तो जो हमें कार्य, यानी कि अब देखिए किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाकर ले जाएंगे तो कुछ एनर्जी या कुछ ऊर्जा खर्च होगी, जो क्या है? W। क्या है? कार्य W, ऊर्जा। ठीक है, तो एनर्जी या वर्क, ये जो W है ये हमारा क्या है? कार्य है। तो कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी वस्तु आप उठाइए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाकर ले जाएंगे तो जरूर ही, अवश्य ही आपको कार्य करना पड़ेगा। और जब आप कार्य करेंगे तो वही हमारा क्या होता है? W हो जाता है। ठीक है, नीचे वाला पार्ट हमारा 1 हो जाता है, इसलिए क्या कर देते हैं? डायरेक्ट कर देते हैं किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। कितना सिंपल परिभाषा था कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। फिर आगे कहेंगे विद्युत विभव का मात्रक। देखिए W का मात्रक हम लिखे थे, क्या था? W का मतलब जूल था। क्या था?
जूल और बटे आवेश का मतलब क्या है कूलाम। मात्रक तो जरूर याद रखेंगे। तो विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या क्या होता है वोल्ट। क्या होता है वोल्ट। इस तरह से हम कहेंगे कितना सिंपल था कि विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। ठीक, आगे हम कहेंगे कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो विद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होगा। थोड़ी सी समझ नहीं आ रही होगी, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। V = W/Q। अगर W का मान भी 1 कर दिया जाए, Q का मान भी 1 कर दिया जाए, उसी की परिभाषा बना रहे हैं। तो देखिए जब दोनों का मान 1 कर देंगे, V = W का मान 1 बटे Q का मान 1, तो V = क्या जाएगा 1 में 1 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। V का मतलब क्या है वोल्ट है। वही उसी को परिभाषित किया गया है कि एकांक धनावेश को, Q का मान 1 हो गया, एकांक धनावेश को कहां से लाते हैं परिभाषा में अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, किया गया कार्य 1 जूल हो। 1 जूल हो तो विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। विद्युत विभव क्या होता है 1 वोल्ट होता है। यही इतना सिंपल था। अब अगली हेडिंग हमारी होगी, अब देखिए अगली हेडिंग है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभव में था क्या था कि एकांक धनावेश को अनंत से ला रहे थे, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक ला रहे थे। विभवांतर में क्या है कि विद्युत परिपथ में ही एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। कंफ्यूज नहीं होगी, थोड़ा सा सिर्फ अंतर है कि वहां पर अनंत से आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाते थे, और विद्युत विभवांतर में क्या होता है कि विद्युत परिपथ में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कहेंगे विद्युत विभवांतर किससे करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं डेल्टा V = W/Q, यानी Q का मान अगर 1 कर दे तो क्या होगा, देखिए डेल्टा V = हो जाएगा W। अगर Q का मान 1 कर देंगे, 1 का भाग देंगे, Q का मान रखेंगे 1, 1 का भाग देंगे तो वही W का W हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, अगर Q का मान 1 रख दे रहे हैं तो कार्य किसके बराबर हो जा रहा है विद्युत विभवांतर के। तो इसी को परिभाषित करना है, क्या कहेंगे कि विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर Q का मान 1 रख दे रहे हैं तो जो हमारा कार्य है वही विद्युत विभवांतर हो जा रहा है। इसीलिए परिभाषा बड़ी आसानी से चित्र और सूत्र की सहायता से निकाल लेते हैं। क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ की बात की जा रही है, विद्युत या धारावाही चालक की बात की जा रही है, तो विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक देखिए, विद्युत विभवांतर का मात्रक W का मात्रक क्या होता है, W मतलब कार्य का मात्रक जूल बटे Q आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। क्या हो जाता है कूलाम, या इसी को बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं वोल्ट। ठीक, तो क्या कहेंगे कि विद्युत विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। ठीक, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। फिर आगे कहेंगे कि विद्युत विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर किसका उपयोग, वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए वोल्ट मीटर को सर्किट की या विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। अभी आप लोगों को नहीं पता होगा समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है, तो आप इतना जानेंगे अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को मापने के लिए, विद्युत विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। फिर आगे कहेंगे वोल्ट मीटर के दो वोल्ट मीटर के छोटे तथा बड़ी मात्रक कौन कौन से हैं, मिली एम्पियर, यहां पर छोटा सा लिख दे रहे हैं, एम्पियर आप लोग समझ लीजिएगा। नहीं, यहां पर मिली वोल्ट होगा ना, मिली वोल्ट, क्योंकि वहां पर विद्युत धारा की बात कर रहे थे, अब यहां विद्युत विभवांतर की बात कर रहे हैं। माइक्रोवोल्ट,
इसके नीचे आप लिखेंगे कि विद्युत विभवांतर के दो छोटे तथा बड़े मात्रक, तो यहां पर जाएगा किलो वोल्ट इक्वल टू और मेगा वोल्ट। तो देखिए दो छोटे मात्रक कौन कौन से हैं, मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट। ठीक है, तो देखिए मिली वोल्ट को 1 मिली वोल्ट बराबर होता है 10 की घात -3 वोल्ट, और 1 माइक्रो वोल्ट बराबर होता है 10 की घात -6 वोल्ट। 1 किलो वोल्ट बराबर होता है 10 की घात 3 वोल्ट, थोड़ा सा रटने योग्य है। और 1 मेगा वोल्ट बराबर होता है 10 की घात 6 वोल्ट। थोड़ा सा अंतर है, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस है, यहाँ पर प्लस प्लस है। ठीक है, तो इसके मात्रक हो गए। अब थोड़ा सा एक परिभाषा और बना सकते हैं कि अगर डेल्टा V इक्वल टू W अपान Q है, ठीक है, और W इक्वल टू 1 मान ले, Q इक्वल टू 1 मान लेंगे, फार्मूला पर रखने पर W का मान 1 बटे Q का मान 1, तो डेल्टा V का मान क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। अब इसी को परिभाषित करना है, क्या करना है, परिभाषित करना है। क्या कहेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस विद्युत परिपथ की विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगी। उस विद्युत परिपथ की, या इस प्रकार डायरेक्ट कहेंगे तो उसका विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों का मान 1 1 रखने पर विद्युत विभवांतर का मान क्या रहा है 1 आ रहा है, वही परिभाषित करना था। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला तो आप जरूर देख लीजिए, इसको देखिए आपको फार्मूला रहा है, इसी से परिभाषा निकाल रहे हैं और सभी का मान 1 कर देना है, उसकी एक अलग परिभाषा हो जाएगी, उसके नीचे जोड़ देना है। तो एक बड़ा सा मतलब कि मैटर मिल जा रहा है बड़ा सा पेपर में लिखने के लिए, और किताब में भी इसी तरह दिया है। ये नहीं कि हम इसे बना के लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, जो भी लिख रहे हैं हम किताब में सब दिया हुआ है, निचोड़ है सब। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। अगला हमारी हेडिंग है अगली हेडिंग है विद्युत प्रतिरोध। पहले देखिए समझेंगे, मान लीजिए कोई चालक तार है, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा मतलब I को प्रवाहित करते हैं, तो इस चालक तार में जो है विद्युत प्रतिरोध क्या करता है, इन विद्युत धारा को रोकता है, अवरोध उत्पन्न करता है। विद्युत प्रतिरोध मतलब आप समझ रहे होंगे कि मतलब हर जगह रोध कर रहा हो, रोक रहा हो उनको, विद्युत धारा को रोक रहा हो, तो जो रोकता है उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। तो आप इसकी परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, कहेंगे किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को रोकने वाले अवयव को क्या कहते हैं, विद्युत धारा I कहते हैं। विद्युत धारा I को रोकने वाले अवयव क्या कहलाते हैं, प्रतिरोध R कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, R कहलाते हैं। मान लीजिए इस चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V हो और इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I हो, तो R इक्वल टू V अपान I। तो इसकी परिभाषा क्या कह देंगे, कहेंगे किसी विद्युत चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का अवरोध करता है या विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, बड़े अक्षर R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, फिर आगे क्या कहेंगे कि यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V हो, ठीक, तथा उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध R इक्वल टू V अपान I होगा। ठीक, विभवांतर बटे धारा हो जाएगी। ठीक, उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। फिर आगे कहते हैं विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। V का मात्रक वोल्ट विभवांतर हो गया, I का मात्रक एम्पियर। आप लोगों को यहाँ पर एक सारणी में बताया गया था। तो देखिए V का मात्रक वोल्ट हो गया उधर से, I का मात्रक एम्पियर हो गया, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। ठीक, क्या हो जाता है, ओम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है या ओम किसके बराबर होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक, ये प्रश्न हो गया। आगे कहेंगे कि वोल्ट का बड़ा मात्रक मेगा एम्पियर,
इसमें हो जाता है मेगा एम्पियर, मेगा ओम। यहां पर जो बात की जा रही है प्रतिरोध की, तो मेगा ओम और माइक्रो ओम। अब देखिए कहेंगे प्रतिरोध का बड़ा और छोटा मात्रक मेगा ओम तथा माइक्रो ओम होता है। उसके नीचे लिखेंगे बीच में कि 1 मेगा ओम बराबर 10 की घाते 6 ओम। ठीक, ओम को इस तरह से लिखते हैं। और 1 माइक्रो ओम बराबर होता है 10 की घाते -6 ओम। सिंपल था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको लिखते चलिए एक स्थान पर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब आगे क्या कहेंगे, अगर R V/I है, अगर चालक के सिरों के बीच विभवांतर V का मान 1 हो जाए और उसमें प्रवाहित धारा I का मान 1 हो जाए, तो प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा। इसलिए कहेंगे यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट, सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पीयर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध R इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1/1 रखेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और R का मतलब क्या होता है ओम। तो कहेंगे कि उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक, किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान 1 एम्पीयर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। अब अगली हमारी हेडिंग होगी कि प्रतिरोध में प्रयुक्त होने वाले पद। अगली हेडिंग है प्रतिरोध में प्रयुक्त होने वाले पद, जिसमें पहला है प्रतिरोधक। कहेंगे प्रतिरोधक किसे कहते हैं, वह अवयव जो विद्युत परिपथ में क्या करता है, विद्युत प्रवाह का अवरोध करता है। यानी विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है, इसी बैटरी से जोड़ते हैं, तो ये क्या करता है कि उसको रोकने की कोशिश करता है। तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। तो इसी की परिभाषा कैसे कहेंगे कि वह अवयव एक प्रकार का एलिमेंट है, एक प्रकार का बनाया हुआ पदार्थ कहें, चाहे अवयव कह दे या युक्ति कह दे, कुछ भी कर सकते हैं। तो कहेंगे वह अवयव जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाह का अवरोध करता है, या किसी चालक तार में, वह अवयव जो किसी चालक तार में विद्युत प्रवाह का अवरोध करता है, प्रतिरोधक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोधक कहलाता है। दूसरा है परिवर्ती प्रतिरोध। तो कहने का मतलब क्या है कि अपना प्रतिरोध बदल रहा है, परिवर्तित कर रहा है। अब क्यों कर रहा है, देखिए मान लीजिए हम किसी बैटरी से इसको जोड़ दे रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इसका जो परिभाषा है पढ़ाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, तो अगर समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई भी है, प्लस माइनस एक बैटरी से जुड़ दिया गया है इसे, और हम चाहते हैं कि धारा बदले ना, क्या हो, धारा बदले ना, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम वोल्टेज को भी नहीं बदल रहे हैं, R इक्वल टू यहाँ पर होता है V/I, क्या हो जाता है V/I। अगर हम चाहते हैं कि परिपथ में, क्या चाहते हैं, परिपथ में जो है वोल्टेज बदले, वोल्टेज भी ना बदले और धारा को नियंत्रित करना, मान लीजिए धारा बढ़ रही है या घट रही है, तो क्या करेंगे, R को बदलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि ये नियत रहे, तो क्या करते हैं, और धारा को नियंत्रित करना है तो R को चेंज करेंगे, तो I भी परिवर्तित होगा और V क्या होगा, हमारा नियत रहेगा। इसी की परिभाषा बनानी। तो क्या कहेंगे, परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं, कहेंगे किसी चालक तार में प्रयुक्त वोल्टेज स्रोत को परिवर्तित किए बिना, मतलब V को नियत रखना है, प्रयुक्त वोल्टेज स्रोत को परिवर्तित किए बिना उस परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए जिस युक्ति या जिस अवयव का उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक, परिवर्ती प्रतिरोध। अब कहेंगे किसी चालक तार में या किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को क्या कहेंगे, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए एक युक्ति, एक अवयव का उपयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं धारा नियंत्रण। क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रण। ठीक, तो समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि V हमारा नियत रहे और I भी हम चाहते हैं कि I भी हमारा घटे और बढ़े ना, उससे एक कंट्रोल करना है। अगर उसे कंट्रोल करना है तो R को परिवर्तित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, R को, जैसे देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, इसका इसे गुणा कर दीजिए, V इक्वल टू
आर आई। अगर भी का मान हम मान लेते हैं 6 इक्वल और धारा का मान 2 तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा 3। तो 6 3 गुनी 6 ये आ गया। तो आर का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब यदि भी का मान 6 ही रहे और आई का मान 3 हो जाएगा, आई का मान क्या हो गया 3 हो गया, तो गुणे आर का मान क्या हो जाएगा 2, तभी तो 3 दूनी 6 हो रहा है। तो देखिए आर किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, अगर आई को चेंज करेंगे तो आर को भी चेंज करना पड़ेगा, अन्यथा भी का मान क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि भी का मान नियत रहे, अगर भी का मान नियत रखना चाहते हैं तो आई बदलने पर आर को भी चेंज करना पड़ेगा। आई बढ़ रहा है तो आर को घटा देंगे, अब आई कम हो रहा है तो आर को बढ़ा देंगे, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसीलिए कहते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में वोल्टेज स्रोत को परिवर्तित किए बिना, परिवर्तित नहीं करना है, परिवर्तित किए बिना धारा को नियंत्रित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। क्या बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। फिर आगे कहेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए अब जिस अवयव का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। ठीक, धारा नियंत्रक कहते हैं। फिर आगे हमारा है चालक। चालक कहेंगे कि जिसमें से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो, वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो, वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो, जैसे देखिए सोना चांदी, ठीक, सोना चांदी जस्ता तांबा, फिर उसके बाद लवण, ठीक है, अम्लीय घोल। ठीक, तो चालक किसे कहते हैं वे पदार्थ जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी आसानी से जाए। ठीक, तो क्या कहलाता है चालक कहलाता है। जैसे सोना चांदी, ठीक, प्लेटिनम, तो ये सब क्या है हमारे चालक है। अचालक किसे कहते हैं वे पदार्थ जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह न हो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है उसे बोलते हैं अचालक। जैसे लकड़ी में लाइन उतरती है, विद्युत धारा को लकड़ी के अंदर से प्रवाहित नहीं होता है। हाँ, हरी लकड़ी में लाइट प्रवाहित होता है, उसमें उसका अलग रीजन है। क्यों? क्योंकि वहां पर लकड़ी के अंदर अम्ल क्षार लवण उपस्थित होते हैं। ठीक, जल और आयन, कह लीजिए आयन अम्ल, तो आयन से मिलकर अम्ल क्षार लवण बनता है, तो उसमें आयन उपस्थित होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो जब एक स्थान से इलेक्ट्रॉन दूसरे स्थान तक जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसलिए सूखी लकड़ी की बात की जाती है, क्योंकि नमी लकड़ी होती है, नमी लकड़ी में आयन उपस्थित होते हैं, जल उपस्थित होता है, अम्ल उपस्थित होता है, क्षार उपस्थित होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं। तो अचालक किसे कहते हैं वे पदार्थ जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह न हो, उसे कहते हैं अचालक। इसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ आदि। अर्धचालक किसे कहते हैं पहले समझेंगे। देखिए ऐसे अवयव है, ये ऐसे अवयव है जो सामान्य अवस्था में विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं, इसे जोड़ने पर सामान्य अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं करते, लेकिन अगर इनको गर्म कर दिया जाता है तो ये चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यानी कि अगर इनका ताप बढ़ा दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है, तो ये क्या कहलाते हैं अर्धचालक। जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम। ठीक, क्या कहेंगे वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं करते हैं, सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं करते, परंतु उनका ताप अधिक होने पर वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से करने देते हैं, ऐसे अवयव अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अब हमारी अगली हेडिंग होगी जिसका नाम है, हेडिंग का नाम था वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। कहने का मतलब इस हेडिंग का ये है कि क्या क्या ऐसा अवयव है या क्या क्या ऐसे कारक हैं जिस पर प्रतिरोध निर्भर करता है। मतलब कि अगर हम उसे बढ़ाएंगे तो आर का मान घटेगा या बढ़ेगा, दूसरे अवयव को बढ़ाएंगे तो आर का मान घटेगा या बढ़ेगा। तो कहेंगे अगर ऐसी हेडिंग आ जाती है तो कहेंगे कि प्रतिरोध क्या है, वे कारक जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो कहेंगे कि चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारक पर निर्भर करता है। पहला लंबाई। देखिए एक सूत्र, एक मतलब हम आपको बताना चाहते हैं कि जो r का मान होता है वो l के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब l को बढ़ाएंगे तो r भी बढ़ेगा, l को घटाएंगे तो r भी घटेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि अनुक्रमानुपाती में दोनों राशियां बढ़ती हैं, दोनों राशियां साथ में घटती हैं। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है कि एक को बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहला घटेगा। ठीक, इस प्रकार होता है। तो देखिए, तो कहेंगे लंबाई, कहते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध R,
हम एक परिभाषा बना रहे हैं इसकी, किसी चालक तार का प्रतिरोध R किस चालक तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। इसलिए कहेंगे अतः, या कहेंगे अतः यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो उस चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक, इसलिए कहेंगे किसी भी विद्युत परिपथ में छोटा सा छोटा तार प्रयुक्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि छोटा सा छोटा तार प्रयुक्त करेंगे तो लंबाई घट रही है तो R का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक, फिर कहेंगे क्षेत्रफल, कहेंगे कि किसी चालक तार का प्रतिरोध R चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक तार के क्षेत्रफल क्या हो गया, ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/E। ठीक, फिर से किसी चालक तार का प्रतिरोध R चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है, तो कहेंगे अर्थात R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या R अनुक्रमानुपाती 1/E। फिर कहेंगे इसीलिए कहेंगे यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा, अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है, प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। कहते हैं किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम होता है, तथा यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ठीक, तो कहते हैं इसीलिए कि पतले तार की बजाय मोटे तार का उपयोग किया जाता है। इसीलिए विद्युत परिपथ में पतले तार की बजाय मोटे तार का उपयोग या इस्तेमाल किया जाता है। आगे पदार्थ की प्रकृति। ठीक, जैसे चांदी का तार लेंगे तो उसका प्रतिरोध कुछ अलग होगा, कॉपर का लेंगे तो उसका अलग होगा, सोने का लेंगे तो उसका अलग होगा, प्लेटिनम का होगा तो उसका अलग होगा। तो वही पदार्थ की प्रकृति है। तो प्रकृति क्या है, चांदी, तांबा, सोना, लोहा, ये सब अलग अलग है। तो क्या कहते हैं कि यदि समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के चालक तार को लिया जाता है तथा उनकी प्रकृति अलग अलग हो, यदि दो समान लंबाई तथा क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के चालक तार लिया जाता है और उनकी प्रकृति अलग अलग हो, तो उन चालक तार का प्रतिरोध भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यदि अगर उनकी प्रकृति चेंज होगी उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सिर्फ इतना ही बताना था। आगे हमारा है तार। कहेंगे किसी चालक तार का प्रतिरोध R चालक तार के ताप यानी T के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, T के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यदि चालक तार का ताप बढ़ेगा तो उस चालक तार का प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि उस चालक तार का प्रतिरोध ताप घटेगा तो उस चालक तार का प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। तो दोनों राशियां साथ में बढ़ेंगी, दोनों राशियां साथ में घटेंगी, तो ताप के क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया। ठीक, अब हमारी अगली हेडिंग होगी, अगली हेडिंग है विशिष्ट प्रतिरोध। एक देखिए सूत्र होता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी इसके पहले चला था L। समीकरण नंबर 1 R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/E। समीकरण नंबर 2 इसके पहले आप लोगों को बताए हैं, इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N/E। समीकरण नंबर 3। अब कहेंगे अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाने के लिए रो का उपयोग किया जाता है, L/E। समीकरण नंबर 4। यही हमारा क्या है, ये जो अनुक्रमानुपाती नियतांक जो रो लगा है इसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे, कहेंगे आप इस तरह से, अब देखिए दो परिभाषा इसकी बता दे रहे हैं, ये वाली जो बताने जा रही है आसान है। देखिए इसे अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं रो इक्वल टू, रो का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, RA/L। समीकरण नंबर 5। तो विशिष्ट प्रतिरोध यही हो गया ना, ये हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, इसी को परिभाषित करना है। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालें इसे। ये समीकरण हो गया, यहाँ से R=√L/A। एक समीकरण ये हो गया, सवाल में इसे मतलब हल करने के लिए, न्यूमेरिकल हल करने के लिए इसका भी उपयोग होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से रो का मान निकालेंगे तो A का गुणा इसमें हो जाएगा तो RA/L। ठीक, तो क्या कहेंगे, आप इसे किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, कहेंगे किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इतनी बात कह दिए। उसके बाद आप क्या कहेंगे, अर्थात R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, फिर
आर, या इस प्रकार सीधा सीधा समीकरण 3 लिख देंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ई, इन दोनों को मिला दिए हैं, इसलिए समझाने के लिए मिलाए थे, लेकिन आप लिख इस तरह से लिख भी सकते हैं। तो यही कहना था, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। तो क्या कहेंगे कि अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाने के लिए, अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाने के लिए रो का उपयोग किया जाता है। ठीक, अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाने के लिए रो का उपयोग किया जाता है। इस कहेंगे रो इक्वल टू विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब आ जाएगा कहेंगे, फिर यहाँ पर इसको लिखने के बाद कि अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाने के लिए रो का उपयोग किया जाता है, फिर कहेंगे रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। ठीक, फिर आगे कहेंगे कि रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, इसी समीकरण से। तब क्या होगा, अब देखिए, अब यहां से आप परिभाषित कर सकते हैं रो को, किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अगर ए को 1 वर्ग मीटर माना जाए, 1 वर्ग मीटर माना जाए और एल को 1 मीटर माना जाए, ठीक, तो रो हमारा क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर इंटू ए का मान 1 और एल का मान भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो आर इक्वल टू रो इक्वल टू होगा ना, यहाँ पर रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एक का आर में 1 का भाग देंगे तो आर ही आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रो विशिष्ट प्रतिरोध का मान प्रतिरोध के मान के बराबर हो जा रहा है। तो इसकी परिभाषा इसके आगे से निकालते हैं। उतना लिखने के बाद, यहां तक लिखने के बाद अब कहेंगे कि यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो, ठीक, तथा उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, तो उस चालक की प्रतिरोधकता 1 ओम या उस चालक की प्रतिरोधकता चालक में उत्पन्न प्रतिरोध के बराबर होता है। इस प्रकार यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो तथा उस चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध, उस चालक तार की प्रतिरोधकता, उस चालक तार की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध के बराबर होता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, समझ नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका मान उस चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध के बराबर रहता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान प्रतिरोध के बराबर, विशिष्ट प्रतिरोध अलग है और प्रतिरोध अलग है। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं कि यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर है तथा उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, तो उस चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध, उस चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोधकता के समान होती है या बराबर होती है, या इस प्रकार उल्टा कर सकते हैं, उस चालक तार में उत्पन्न विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक तार में प्रतिरोध के समान होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। फिर आगे कहेंगे कि रो का मान, विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है, आर का मान ओम होता है इंटू एम का मान मीटर स्क्वायर हो गया, अपॉन लंबाई का मान मीटर हो गया, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो रो इक्वल टू क्या आ गया, ओम मीटर। कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। आगे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कर सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, चालक के लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब आगे हम आपको अगली हेडिंग बताएंगे। अगली हेडिंग है ओम का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो देखिए ओम का नियम किसे कहते हैं, कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तब की बात कर रहा है। भौतिक अवस्था मतलब होता है ताप, क्षेत्रफल, लंबाई, घनत्व, ये सब क्या है, भौतिक अवस्थाएं। ठीक, तो ओम के नियम को पहले परिभाषित करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा समझेंगे कि जो भी होता है वो आई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, एक चालक तार बना लेना है। क्या कहेंगे, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, क्षेत्रफल, लंबाई आदि में परिवर्तन न हो, तो चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर भी चालक तार में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। तो अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाने के लिए आर का उपयोग करते हैं।
यहाँ पर हो जाएगा V बराबर IR। ठीक, फिर आगे कहेंगे जहां R अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। इसका मतलब क्या होता है? ओम होता है। और इसके पहले आपको बताए हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध, चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, पदार्थ की प्रकृति और तापमान T, 4 चीजों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध, लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति तथा उस चालक तार का ताप आदि पर चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक, इतना ही था ओम का नियम। अब आगे हम बात करेंगे ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन, अगली हेडिंग है ओम के नियम का सत्यापन। पहले तो ये जानेंगे ओम का नियम कहां कहां लागू होता है। एक तो लागू होता है धात्विक तार, धात्विक और मिश्र धातु के तारों या सर्किट के लिए ही ओम का नियम लागू होता है। मिश्र धातु के सर्किट के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन हमारी होगी कि ओम का नियम धात्विक तार एवं मिश्र धातु के सर्किट या परिपथ में लागू होता है। अब देखिए, वोल्टेज तथा धारा के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ओम के नियम यानी देखिए इधर वोल्ट हो गया, एक्स अक्ष पर V हो गया और y अक्ष पर I हो गया। तो वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। फिर आगे कहेंगे सर्किट में, कहेंगे कि बैटरी, धारा नियंत्रक, यहाँ पर बैटरी, कुंजी, अमीटर, प्रतिरोध तार और धारा नियंत्रक। सिर्फ फिगर को याद करेंगे तो देखिए बैटरी, कुंजी, अमीटर, प्रतिरोध तार और धारा नियंत्रक सभी को चित्र की सहायता से श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में, मतलब कि एक जैसे बैटरी का अगला सिरा कुंजी के पिछले सिरे से, कुंजी का अगला सिरा अमीटर के पहले सिरे से। तो देख रहे हैं एक दूसरे को, जैसे हम अपना हाथ किसी दूसरे हाथ को दे, फिर दूसरा हाथ कोई अपना हाथ, तो अलग अलग हाथ, अपना पहला हाथ दूसरे व्यक्ति का दूसरे हाथ से जोड़ दें। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से जब सर्किट होती है उसे बोलते हैं श्रेणी क्रम। इसलिए कहेंगे कि ये जितने एलिमेंट लगे, जितने अवयव लगे हैं किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तथा प्रतिरोध तार के साथ वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाने पर, यानी देखिए प्रतिरोध तार का अगला सिरा, वोल्टमीटर का अगला सिरा, एक बिंदु पर प्रतिरोध तार का पिछला सिरा, प्रतिरोध तार का पिछला सिरा वोल्टमीटर के पिछले सिरे के साथ एक स्थान पर है। तो यानी कि दोनों व्यक्ति का अगला हाथ या दाहिना हाथ एक हाथ में पकड़ ले, बायां हाथ एक हाथ में पकड़ ले, तो ये हमारा हो जाएगा समांतर क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर वोल्टमीटर किस में लगा है? प्रतिरोध तार के साथ समांतर क्रम में लगा है। अब कुंजी के को स्टार्ट करते ही सर्किट में या परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। उसके बाद धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को परिवर्तित करते हैं। धारा नियंत्रक की सहायता से धारा परिवर्तित करने पर वोल्टमीटर का पाठ्यांक भी क्या होगा? परिवर्तित होगा। कहने का मतलब जैसे हम कुंजी के को स्टार्ट करेंगे, इस बटन को स्टार्ट करेंगे, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। फिर धारा नियंत्रक की सहायता से जब धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, मान लीजिए 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही थी, अब 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करेंगे। तो यहाँ पर जब हम धारा नियंत्रक की सहायता से धारा में परिवर्तन करेंगे तो हमारा वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? ये भी चेंज होगा। तो क्या हो गया? वोल्टमीटर भी बदला, धारा भी बदला। ठीक, तो कहेंगे कि धारा के अलग अलग मान के लिए, जब धारा का मान 1 था तब वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या था? धारा का मान 2 करने पर वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या था? 3 करने पर वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या था? तो वोल्टमीटर क्या होता है? V से, धारा क्या होगा? I से। तो क्या करेंगे कि धारा के अलग अलग मान के लिए वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करते हैं तथा वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यही हमारा था ओम के नियम का सत्यापन। इसी को मैं सत्यापित करना था। कितनी आसानी से सत्यापित हो गया कि पहले ये धात्विक और मिश्र धातु के सर्किट परिपथ के लिए लागू होता है, उसके बाद वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, अब बैटरी, कुंजी, अमीटर, प्रतिरोध तार और धारा नियंत्रक, इन सभी एलिमेंट या अवयव को परिपथ चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा वोल्टमीटर को प्रतिरोध तार के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब जब के को ऑन करेंगे तो सर्किट बंद हो जाएगी और एक धारा प्रवाहित होने लगेगी। उसके बाद धारा नियंत्रक की सहायता से I के मान, विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करेंगे
जब विद्युत धारा का मान परिवर्तित होगा वोल्ट मीटर का मान भी परिवर्तित होगा। तो देखते हैं धारा के अलग अलग मान के लिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक याद कर लेते हैं। क्या आ रहा है धारा का मान 1 करने पर क्या आ रहा है, 2 करने पर क्या आ रहा है, तो उनके वोल्ट मीटर और धारा के बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इसी को क्या कहते हैं, ओम के नियम का सत्यापन। अगली हेडिंग है हमारी, अगली हेडिंग है विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, सिंपल जब विद्युत प्रवाह एक बंद परिपथ में क्या हो, एक बंद सर्किट में, क्या कहते हैं इसमें, एक बंद मार्ग, क्या हो जाएगा, एक बंद मार्ग, धारा प्रवाहित होने लगी, धारा प्रवाह के एक बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब देखिए विद्युत परिपथ में अनेक अवयव जैसे बैटरी, कुंजी, अमीटर, वोल्टमीटर, बल्ब, तो धारा नियंत्रक आदि अवयव लगे होते हैं। ठीक है, किसी बंद विद्युत परिपथ में अमीटर, बैटरी, अमीटर, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक, कुंजी, बल्ब आदि अवयव लगे होते हैं। इस तरह से आप कहेंगे इन अवयवों को विद्युत प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन अवयवों को विद्युत प्रतीक द्वारा, जिसका कोई एक प्रतीक होता है, विद्युत प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ आरेख। ये क्या है, विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत प्रतीक से संकेत होता है इसका एक, इसी को बोलते हैं विद्युत परिपथ आरेख। और जो विद्युत प्रवाह का एक बंद मार्ग होता है इसे बोलते हैं विद्युत परिपथ। अब देखिए विद्युत सेल को किस तरह दिखाते हैं, इस तरह से। ये विद्युत सेल का संकेत है। विद्युत बल्ब को ऐसे लिखा जाता है। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, इसी को देखिए इसी में जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, ये बैटरी अथवा सेलों का संयोजन है। प्रतिरोध को इस तरह से दिखाते हैं। जब कुंजी हो और खुली कुंजी अथवा स्विच को इस तरह से दिखाते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक अभी इसके पहले ही चल चुका है, वहां पर इसको इस तरह से दिखाया गया था, उसको इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं। आगे जब बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच हो, बीच में इसके लगा देंगे तो इससे पता चलता है कि बंद कुंजी है। ठीक है, तार संधि को इस तरह दिखाते हैं, मतलब यहाँ पर एक तार है, इसमें एक तार और जुड़ा गया है। ठीक है, अमीटर को इस तरह से दिखाते हैं। वोल्टमीटर जहां है बीच में ए लिखा रहेगा इसका मतलब ए मीटर, और भी लिखा रहेगा इसका मतलब वोल्टमीटर। ठीक है, तार क्रॉस संधि, तार क्रॉस बिना संधि की, मतलब कि यहाँ पर जुड़ा नहीं है, इसको स्पष्ट लिख देते हैं। ऐसे कोई तार गया, इसके ऊपर से एक तार आएगा और इससे जुड़े बिना ऊपर से निकल जाता है, तो इसे इस तरह दिखाते हैं। और तार संधि को इस तरह दिखाते हैं, मतलब आपस में जुड़ा है। इसका मतलब है कि आपस में जुड़ा नहीं है, एक तार है उसके ऊपर से दूसरा तार गया। ठीक है, जुड़ा नहीं है, ऊपर गया। तो विद्युत परिपथ आरेख, इन्हीं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं विद्युत परिपथ आरेख। इनका एक विद्युत प्रतीक होता है। जो एलिमेंट लगे होते हैं बंद विद्युत परिपथ में या परिपथ में जो एलिमेंट लगे होते हैं उनको एक क्या करते हैं, एक विद्युत संकेत द्वारा दिखाया जाता है। इसी विद्युत संकेत को क्या कहते हैं, हम विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर का लास्ट जो हेडिंग है और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो है प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा पार्ट 7 का विद्युत चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत नाम है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, तो उसका सवाल भी उस वीडियो में करा दिया जाएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो हमारे वीडियो को आसानी से देख सके। धन्यवाद।